सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने इंग्लिश लैंग्वेज के एसे सेक्शन में फुल मार्क्स ले सकते हो, कैसे आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो या क्लोज टू 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने एसेज में। तो आज की वीडियो आपकी उसी पे बेस्ड होगी कि आप क्या क्या सजेशंस फॉलो कर सकते हो, क्या क्या टिप्स फॉलो कर सकते हो इन ऑर्डर टू स्कोर फुल मार्क्स इन योर एसे। अब कईयों को लगता है फुल मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल है। ट्रस्ट मी, फुल मार्क्स स्कोर करना उतना भी मुश्किल नहीं है अगर आपको पता होगा कि कौन से स्पॉट्स हैं जहाँ पे आपको आपका एग्जामिनर फंसा सकता है। तो अगर आप वो स्पॉट्स को पहले ही देख लोगे और उन्हें पहले ही इंप्रूव कर लोगे तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एसेज में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन से ऐसे फॉर्मेट्स आते हैं हमारे एग्जाम में। तो जनरली आपको भी पता होगा, आपको भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है बेसिस देने का। आपको भी पता है कि हमारे जनरली 4 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स होते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेटिव, जिसमें हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल आपको टेलीविजन पे ऐसे आ गया तो आप टेलीविजन के बारे में लिख रहे हो। एक होता है नैरेटिव एसेस। नैरेटिव में आपको एक स्टोरी दे दी जाती है, आपको एक कंडीशन दे दी जाती है, उस पर आप स्टोरी लिखते हो, या वो दे देते हैं कि राइट अ स्टोरी दैट बिगिंस विद द फॉलोइंग लाइन, तो आप उस पर स्टोरी लिखते हो। एक होते हैं आर्गुमेंटेटिव, जिसमें आपको फॉर या अगेंस्ट पे लिखना होता है कि आप किसी सिचुएशन के फॉर हो, फेवर में हो या उसके अगेंस्ट हो, तो आपको ये लिखना होता है। फोर्थ वन, लास्ट वन होती है आपकी पिक्चर कॉम्पोजिशन। पिक्चर कॉम्पोजिशन एज द नेम सजेस्ट, आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसके बेस पे आपको लिखना होता है। तो ये 4 फॉर्मेट्स होते हैं। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम डिस्क्रिप्टिव एसेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में हम नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव और पिक्चर कॉम्पोजिशन का अलग अलग डिफरेंटली ब्रेक डाउन करेंगे, और उसमें भी मैं गाइड करूंगा कि अगर आप वो एसेस को कर रहे हो तो आप कैसे उन एसेस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि ये जो चारों डिफरेंट एसेस हैं ये अपने आप में चारों डिफरेंट फॉर्मेट्स अपनाते हैं। तो एक वीडियो में चारों फॉर्मेट्स को कवर करना बहुत टीडियस हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव एसेस के बारे में। अब डिस्क्रिप्टिव एसेस में क्या होता है, जनरली स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा हार्ड चॉइस लगती है अटेम्प्ट करने में, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होती हमारे पास ऐसे में लिखने को, और हमारे पास ज़्यादा पॉइंट्स नहीं कभी कभी हम गैदर कर पाते इस ऐसे को कंप्लीट करने में। तो इसी के साथ फर्स्ट स्टेप मैं आपसे यही शेयर करना चाहूँगा कि चूज़ योर मोस्ट फेवरेट ऐसे। चूज़ योर मोस्ट फेवरेट ऐसे का क्या मतलब है, आपकी किस ऐसे के साथ ज़्यादा इंक्लाइनमेंट है। अब ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी ऐसे चूज करते हो, आप चाहे डिस्क्रिप्टिव चूज करो, नैरेटिव चूज करो, आर्गुमेंटेटिव चूज करो या पिक्चर कॉम्पोजिशन चूज करो, मैं चाहता हूं कि आप वो ऐसे के साथ स्टिक रहें। कोई भी एग्जाम्स होते हैं, आपके मिनी टेस्ट हो गए, आपके कुछ एग्जाम्स हो गए, आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स आ गए, तो मैं चाहता हूं कि आपने जो टॉपिक को पकड़ा हुआ है, अगर नैरेटिव को पकड़ा है तो आप हर एग्जाम्स में सिर्फ नैरेटिव ऐसे लिखो। इस चीज को करने से क्या होगा कि आप जैसे जैसे सब्सिक्वेंट एसेस लिखते जाओगे उसी सेम टाइप की, तो आपकी कमांड बढ़ती जाएगी उस ऐसे पे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप हर एग्जाम में डिफरेंट टॉपिक्स चूज करोगे, किसी टाइप में आपने किसी बार आपने अगर डिस्क्रिप्टिव कर लिया, अगली बार नैरेटिव कर लिया, तो आप किसी में फर्म नहीं रहोगे, ये स्टेबल नहीं बन पाओगे और किसी एक में पर्टिकुलर कमांड नहीं रख पाओगे। वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो वो वही केस बन जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सोचो कि आपकी सबसे ज़्यादा कमांड किस टॉपिक पे है, और हम उसी टॉपिक को बार बार फॉलो करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपनी टिप 2 पे। अब मान लो आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे ही चूज करना है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड है। अब हम जानते हैं कि उसका असली फॉर्मेट क्या होता है, क्या आपका एग्जामिनर कौन सा फॉर्मेट आपसे एक्सपेक्ट करता है। ये फॉर्मेट तो आपको आपके स्कूल्स में भी बताया गया होगा कि आपको एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना होता है, उसके बाद आप 2 सपोर्टिंग पैराग्राफ्स या जिन्हें हम बॉडी पैराग्राफ्स भी कहते हैं वो लिख सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा कंटेंट है तो आप मैक्सिमम 3 बॉडी पैराग्राफ्स तक जा सकते हो, और लास्ट में आप एक कंक्लूजन पैराग्राफ लिखोगे। ये तो आपको फॉलो करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या लिखना है, हमें क्या एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर हमसे कि हम क्या लिखें। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन होगी वो हमारी इंट्रोडक्शन होगी। फॉर एग्जांपल, हमने टेलीविजन पे ऐसे चूज़ किया है, हमें टेलीविजन पे ऐसे आया है, तो हम टेलीविजन के ऐसे कैसे लिखेंगे। इंट्रोडक्टरी लाइन में हम बताएंगे कि टेलीविजन एक ऑडियो विजुअल डिवाइस है, एक फॉर्म ऑफ मीडिया है, ये हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। टेलीविजन है क्या, एग्जामिनर को बता रहे हैं कि टेलीविजन की बेसिक फाउंडेशन क्या है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन आप लिखोगे इंट्रोडक्टरी लाइन के बाद, रिलेशन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में रिलेशन लिखने का क्या मतलब है कि जैसे हम टेलीविजन का एग्जांपल लेते हैं, तो आप बताओगे कि पास्ट में टेलीविजन जैसे होते थे, बहुत हैवी डिवाइसेस होते थे, आज कंपैक्ट हो गए हैं। तो जब आप ये पास्ट और प्रेजेंट की रिलेशनशिप अपने ऐसे में इंट्रोड्यूस करोगे तो आप देखोगे कि आप एक बहुत अच्छा प्लॉट सेटअप कर रहे हो आपके डिस्क्रिप्टिव ऐसे का। जब आपने प्लॉट सेटअप कर लिया, आपने रिलेशनशिप भी लिख ली, तो उसके बाद आप थोड़ी रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहे हो, लास्ट में आप एक ओवरव्यू दोगे। आपकी ओवरव्यू वाली लाइन क्या बताएगी
कि आप बॉडी पैराग्राफ्स में क्या क्या लिखना चाहते हो, वो आपकी डिपिक्ट करेगी ओवरव्यू लाइन। तो फॉर एग्जांपल आप टेलीविजन की एप्लीकेशंस बताओगे नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ्स में, तो आप ओवरव्यू लाइन उस हिसाब से लिखोगे कि टेलीविजन की इस फील्ड्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। बस ऐसे करके आप एंड कर दोगे और नेक्स्ट पैराग्राफ में शिफ्ट कर जाओगे। अब नेक्स्ट आते हैं आपके सपोर्टिंग पैराग्राफ्स। सपोर्टिंग पैराग्राफ्स में आपको सजेस्ट करूंगा कि हर पैराग्राफ में एटलीस्ट एक एप्लीकेशन तो आप सजेस्ट करो ही करो। फॉर एग्जांपल हमने फिर से वो टेलीविजन की एग्जांपल दी, तो टेलीविजन की क्या एप्लीकेशंस है, एक वेदर फोरकास्ट दे देता है या हमें जनरल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। तो कोशिश करना कि हर बॉडी पैराग्राफ में आप एटलीस्ट एक एप्लीकेशन को सजेस्ट करो और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये 2 बॉडी पैराग्राफ्स में कम से कम 3 एप्लीकेशंस तो लिख के आओ। जब आप 3 एप्लीकेशन लिखोगे तो आपके एग्जामिनर को पता लगता है कि हाँ, इस बच्चे के पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है लिखने के लिए। और हमें सिंपली लिखना भी नहीं है, लिख के हमें एक्सप्लेन भी करना है उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ काम आती है या उसकी एप्लीकेशन का मतलब क्या है, एक्सप्लेन करना है हमने अच्छी तरह से। इसके साथ मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आपको 3rd सपोर्टिंग पैराग्राफ बनाने का मन है तो उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारी एक वर्ड लिमिट भी होती है। वर्ड लिमिट क्या कहती है, 350 to 400 वर्ड्स तक लिखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आप इस क्राइटेरिया से बिलो या अबव जाते हो तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है, आपके मार्क्स सीधा ही डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप 400 वर्ड से ज़्यादा या 350 से कम लिख रहे हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप 3rd पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या आप वर्ड लिमिट एक्सीड तो नहीं कर रहे। अगर आप वर्ड लिमिट एक्सीड कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3rd बॉडी पैराग्राफ मत लिखो। अपने 1st और 2nd पैराग्राफ में ही कोशिश करो कि ज़्यादा मॉडिफिकेशंस कर लो कि आपको 3rd पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब हमने जान लिया है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या लिखना है, अब हमने जान लिया बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखना है और उसकी कैसे डिविजन होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका कंक्लूजन पैराग्राफ। कंक्लूजन पैराग्राफ में आप बेसिकली क्या लिखते हो, फ्यूचर आउटकम्स लिख सकते हो आप कि फ्यूचर में टेलीविजन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे कैसे इमर्ज होगा टेलीविजन। कंक्लूजन पैराग्राफ का बेसिकली क्या मोटिव होता है कि आप एंड कर रहे हो अपने ऐसे को और एक समराइज कर रहे हो, आप जस्ट बता रहे हो आपके टोटल ऐसे की जो आपने ऊपर सारा कुछ लिखा है वो आप इन अदर वर्ड्स वही सेम बात आप कंक्लूड कर रहे हो। इसमें कंक्लूजन पैराग्राफ में आप कोई नई बात नहीं लिखोगे, जस्ट एक ओवरऑल क्रक्स जो होता है आपके पूरे ऐसे का जो आपने ऊपर लिखा है वो आप बताओगे जस्ट इन सम अदर वर्ड्स। मीनिंग आपका वही रहेगा, बस अलग वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे आप। इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो अपना कंक्लूजन पैराग्राफ है वो छोटा रखो, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखो, मैक्सिमम 4-5 लाइन्स का रख लो। जितने तक आपको लग रहा है कि आप सारा क्रक्स एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर पा रहे हो उतने तक रख लो। तो अब तक हमने वो फॉर्मेट को जान लिया है जो हमसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है। अगर आप ये फॉर्मेट को डेडिकेटेडली फॉलो करोगे, ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी आपका जो एग्जामिनर है आपके फॉर्मेट से तो पक्का कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता, अगर आप ये फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया ऊपर उसे अच्छी तरह से फॉलो करते हो। इसी के साथ मैं एक और इम्पॉर्टेंट सजेशन शेयर करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्टिव एसेज में जनरली हम पर्सनल ओपिनियंस नहीं देते। आप आई, वी, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं आप वो नहीं यूज करते हो अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हो। जनरली डिस्क्रिप्टिव एसेज में आपका ओपिनियन नहीं लिया जाता है, तो आप कहीं पे अपनी सजेशंस मत दो, अपने ओपिनियंस मत दो। आई, वी, अस वाले सेंटेंसेस जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो तो बिल्कुल भी नहीं यूज करने हमने डिस्क्रिप्टिव में। तो आप ये पॉइंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आप कभी भी ये मत गलती करना कि आप अपने पर्सनल ओपिनियंस भी देने लग गए हो, क्योंकि ये अगर आपने मेंशन कर दिए कहीं पॉइंट पे भी जहाँ पे आपको नहीं पूछे गए हैं तो आपकी बहुत बड़ी पेनल्टी लग सकती है, ये आपके बहुत मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। अब वीडियो के लास्ट में आते आते हम वो पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि ऐसे में हमारा क्या क्या चेक किया जा रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले क्योंकि आपके इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है तो सबसे पहले तो आपकी वोकैबुलरी चेक होगी ही होगी। अब वोकैबुलरी का बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस इंटरप्रेट कर देते हैं मीनिंग। वोकैबुलरी का मतलब ये नहीं है कि आप हाई लेवल वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। वोकैबुलरी का मतलब ये है कि आप एक ही वर्ड को डिफरेंट वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, एक ही मीनिंग को डिफरेंट वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे आप से, टेल, असर्ट, एक्सप्लेन, ऐसे डिफरेंट वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हो। वोकैबुलरी में एक और चीज आती है सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरिएशन, जिसे हम SSV कहते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरिएशन क्या होती है, बेसिकली आपने 9th में एग्जाम्स दिए होंगे ना जिसमें आपको क्वेश्चंस आते थे जॉइन दीज 2 सेंटेंसेस विदाउट यूजिंग एंड बट सो, तो उसमें आप यूज करते थे मोर ओवर, नॉट विथ स्टैंडिंग, ऑल्दो, नो सूनर, एज सुन एज, वाइल। ये होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरिएशन कि आप एक सिंपल फ्लो में नहीं चल रहे, आप कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज कर रहे हो अपने ऐसे में, जो बहुत ही प्रोफेशनल बना देता है आपके एसेस को। तो अगर आपके एग्जामिनर को ये दिखते हैं कि आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरिएशंस यूज किए हैं अच्छी तरह से, तो उसे एक हिसाब से पता लग जाता है कि जिसका भी पेपर चेक हो रहा है उसे इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत अच्छी तरह से नॉलेज है और बहुत अच्छी तरह से ग्रास्प है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरिएशन तो हमने यूज करने ही करने हैं।
इसके साथ वोकैबलरी के साथ साथ आपका फॉर्मेट चेक होता है। फॉर्मेट भी जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप वो वाला फॉर्मेट फॉलो करोगे तो उसमें आपके बिल्कुल भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। इसके साथ साथ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रिपोर्ट्स या जनरल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान ना दें, डिस्क्रिप्टिव ऐसे में भी फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें, फैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स लिखने में ध्यान ना दें, क्योंकि ये जो आपके डिस्क्रिप्टिव ऐसे है ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को चेक कर रहा है, ये आपकी वो चेक नहीं कर रहा है कि आपके पास कितनी जनरल नॉलेज है या कितने सर्वेस के बारे में आप बता सकते हो। इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जितनी ज़्यादा रिपोर्ट्स के बारे में, सर्वेस के बारे में कम एक्सप्लेन करें उतना ही अच्छा है। वो जनरली आपके इंग्लिश ग्रामर को चेक कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को चेक कर रहे हैं कि कैसे एक एप्लीकेशन को पकड़ के कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो उसे, तो वो देखा जा रहा है। आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे वो कि आप लुक्रेटिव सी रिपोर्ट्स लिख रहे हो या जनरल नॉलेज दे रहे हो कुछ ऐसे में, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं हो रहा है। अब वोकैबुलरी और फॉर्मेट के साथ साथ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है वो है लेजिबिलिटी आपके ऐसे की। अगर आपके एग्जामिनर को जो आपने लिखा है वो समझ नहीं आ रहा है तो आपने जितना मर्जी अच्छा ऐसे लिखा हो वो आपको नंबर नहीं देगा। ऑन द अदर हैंड आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि आपका लेजिबल नहीं है और एग्जामिनर को ही नहीं समझ आ रहा कि आपने क्या लिखा है। कि आप लेजिबिलिटी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें, लेजिबिलिटी के साथ क्लैरिटी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हमें अपने ऐसे में चाहे कोई भी ऐसे हो घुमा फिरा के बातें नहीं करनी है, हमें क्लियर टू द पॉइंट रहना है और उसे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। घुमा फिरा के अगर हम वही सेंटेंसेस लिखते जाएंगे, वही मीनिंग लिखते जाएंगे तो वो हमसे एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे में हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट पॉइंट्स लिखने हैं, एक ही पॉइंट को खींचते नहीं रहना हर एक बॉडी पैराग्राफ में। ऐसे लिखते वक्त अपनी थिंकिंग को बढ़ाओ और सोचो कि और क्या क्या पॉइंट्स इस ऐसे में इंक्लूड हो सकते हैं, कौन से पॉइंट्स इस ऐसे के साथ रेलेवेंस रखते हैं और वो वाले पॉइंट्स को ऐड करते जाओ अपने ऐसे में। तो यार यही था हमारे डिस्क्रिप्टिव ऐसे का कंप्लीट ब्रेकडाउन। मैंने आपके साथ वो सारे पॉइंट शेयर कर दिए जो हमारे टीचर्स ने हमें बताए थे और ट्रस्ट मी ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करके हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे स्कोर्स लाए थे। आई होप कि आपने भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं या क्या क्या डाउट्स हैं या क्या क्या सजेशंस हैं हमारी अपकमिंग वीडियोस के लिए। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स and near and dear ones. Subscribe to our channel if you haven't yet. We will meet you soon on another video. So till then, stay happy, stay fit. Jai Hind, Vande Mataram.